जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद बाय दीपक सर पे। दोस्तों, संविधान को मैं आज इतनी बेहतरीन ढंग से उसकी बेसिक जानकारी आपको दूंगा। प्रमुख रूप से संविधान की बेसिक जानकारी, कहां से यह संविधान पैदा हुआ, संविधान के निर्माण में किसकी भूमिका थी, और संविधान प्रमुख रूप से उसके बनने के पहले कुछ ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं जो वास्तव में हमारे जानने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक, तो प्रमुख रूप से एक है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और हम वंशज हैं राणा के, फेंक जहां तक भाला जाए। प्रमुख रूप से हम क्या हैं? हम एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में ढह गए हैं, और व्यक्ति अगर अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसको पीता है वही दहाड़ता है। यानी कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो, आप जहां बैठेंगे सिंहासन आपके कदमों में होगा। प्रमुख रूप से हमें शिक्षा इतने बेहतरीन ढंग से इतनी अच्छी तरीके से ग्रहण करनी चाहिए ताकि हम जहां खड़े हों वहीं से पीछे लाइन लगना शुरू हो जाए। तो प्रमुख रूप से संविधान हमारे या हमारे इस भारतीय शिक्षा का एक ऐसा विषय है जो हमारे लिए जानना आवश्यक नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि संविधान के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कितना भी मैथ पढ़े हैं, आप कितना भी साइंस पढ़े हैं, आप कितना भी हिंदी या इंग्लिश पढ़े हैं, आपका कोई औचित्य नहीं है। संविधान हमें प्रमुख रूप से हमारे शून्य से शिखर तक पहुंचाने का कार्य करता है। संविधान कुछ नहीं है, केवल समझने का फेरा है। अगर वास्तव में संविधान के शब्दों को, संविधान को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो वास्तव में आपको कोई लीगली टच नहीं कर पाएगा। संविधान की जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। संविधान के निर्माता के बारे में बता दिया जाए, यानी कि जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर को समाज में पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन प्रमुख रूप से उनको इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ने की उत्तेजना जागृत हुई। उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जिसको वास्तव में पढ़ाने के लिए लोगों को पीएचडी करनी पड़ती है, तभी संविधान को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो वास्तव में अगर आपके मन में पढ़ने के लिए कुछ जिज्ञासा होगी, आपके मन में अपने देश के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति कुछ करने की अगर उम्मीद होगी तो प्रमुख रूप से आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मैं यह गारंटी लेता हूं कि शून्य से आपको संविधान में शिखर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। प्रमुख रूप से मैं आपसे आशा व उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और यह वीडियो सब अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। और जो वहां पे लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उससे आप दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रमुख रूप से अब बात करते हैं संविधान की। ठीक, संविधान क्या है? संविधान कुछ नहीं है, सिर्फ एक शब्दों का खेल है। ठीक, मैजिक ऑफ वर्ड। ठीक, संविधान का परिभाषा क्या है? संविधान की परिभाषा से हम इस संविधान की शुरुआत करते हैं। संविधान की परिभाषा यह बताता है कि अगर संविधान को हम व्यवस्थित कर दें तो समधन विधान और सम का सीधा सा स्पष्ट अर्थ होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। इस विधान का मतलब होता है नियम या कानून। क्या होता है? नियम या कानून होता है। ठीक, प्रमुख रूप से हमारे पूरे देश को एक संपूर्ण नियम कानून बनाया गया है लिखित रूप से देश को चलाने के लिए। उसी को हम एक शब्द में कहते हैं संविधान। संविधान का इंग्लिश होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो संविधान की कल्पना हमारे अंदर जागृत कैसी? संविधान को बनाने के लिए हमारे भारतीयों के मन में कैसी कैसी उनका विचार आया कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए। तो प्रमुख रूप से आप लोगों ने जाना होगा कि भारत आज से नहीं, आज से गुलाम था। पहले इसको अंग्रेजों ने इस्लाम वाले यानी कि मुसलमानों ने लूटा, फिर तुर्कों ने लूटा, फिर मुगलों ने लूटा, फिर अंत में आके अंग्रेजों ने बहुत बेहतरीन ढंग से इसको लूट लिया। तो प्रमुख रूप से लूटने का कार्य वे करते रहे और अपने देश को लुटाते रहे, यानी कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती है। ठीक, प्रमुख रूप से इसकी बात की जाए तो आपने परिभाषा को जाना कि संपूर्ण देश को चलाने के लिए एक जो नियम कानून बनता है, लिखित दस्तावेज होता है, वही क्या होता है? संविधान होता है। ठीक, अब संविधान की बात की जाए तो संविधान का जो सबसे पहले निर्माण किसी देश ने किया था तो किया था इंग्लैंड ने। कौन किया था? इंग्लैंड ने किया था। ठीक, उसके बाद आज भी इंग्लैंड का क्या है? इंग्लैंड का एक अलिखित संविधान है। प्रमुख रूप से यहाँ बिना लिखा गया संविधान है और देश को बहुत अच्छी तरीके से इस बिना लिखे पढ़े गए संविधान के द्वारा ही चला जाता है। और बात की जाए सबसे बड़े देश हमारा जो एक नंबर पे शक्ति के मामले में आता है, अर्थव्यवस्था के मामले में आता है, जिसका नाम है अमेरिका। क्या नाम है?
रिका नाम है। क्या नाम है? इसको कहते हैं शॉर्टकट में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 7 ही अनुच्छेद हैं जो हमारे उस देश को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भारत का संविधान एक बहुत ही बड़ा है और बहुत ही लचीला है। प्रमुख रूप से अगर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपके मन में यह इसके प्रति कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। ठीक, अब बात की जाए सबसे प्रमुख रूप से संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, तो संविधान का निर्माण ऐसे हुआ कि जब यहाँ पे प्रमुख रूप से व्यापार करने जो यूरोप के वासी आए थे, यूरोप के वासी व्यापार करने किस क्रम में आए थे, इसको एक ट्रिक के माध्यम समझिए। ट्रिक के माध्यम से क्या है, एक शब्द है पेड कर दो फीस, पेड कर दो फीस। पी से होता है पुर्तगाल, क्या होता है? पुर्तगाल। ई से होता है इंग्लैंड, क्या होता है? इंग्लैंड। डी से होता है डच, डी से होता है डच। कर को सिर्फ इस ट्रिक को बनाने के लिए यूज किया गया है। दो से होता है डेनिश, क्या होता है? डेनिश। एफ से होता है फ्रांस, ठीक, और सा से होता है स्वीडन, क्या होता है? स्वीडन। यानी कि सबसे पहले भारत को व्यापार करने के लिए पुर्तगाल आए, उनके बाद इंग्लैंड आए, उनके बाद डच आए। डच प्रमुख रूप से कहते हैं जो व्यक्ति नीदरलैंड के क्या हों, नीदरलैंड के निवासी हैं, उन्हें कहते हैं डच। जैसे हम भारत के रहते हैं तो हमें भारतीय कहा जाता है, उसी प्रकार जो नीदरलैंड में रहता है उन्हें डच कहा जाता है। उसी प्रकार जो डेनमार्क में रहता है उसे डेनिश कहते हैं, और फ्रांस में रहने वालों को फ्रांसीसी, और स्वीडन में रहने वाले को स्वीडिश। यानी कि भारत में इन लोगों ने क्या किया, अपनी कंपनी की स्थापना की और हमारे देश में व्यापार करने का प्रमुख रूप से यह उद्देश्य बनाया। ठीक, उसके बाद क्या है, इस चीज़ों को आप समझ लिए होंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद बात किया जाए कि प्रमुख रूप से क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। क्या नाम है? प्लासी का युद्ध। क्या नाम है उसका? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध पेपरों में इतनी घुमा के तरीके से पहुंचता है कि लोगों का मन क्या होता है, उधर से हक्का बक्का हो जाता है और इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। और एक ही नंबर से आप लोगों ने देखा होगा अपने इर्द गिर्द, अगर कोई भी व्यक्ति परीक्षा दिया है, अगर परीक्षा वह असफल हुआ है तो वह यही कहेगा कि 1 नंबर अगर मिल जाता तो शायद परीक्षा ही क्लियर हो जाती। प्रमुख रूप से व्यक्ति केवल एक ही नंबर से नहीं रुकता है, अनेक नंबरों से रुकता है, लेकिन अपनी छवि को बचाने के लिए 1 नंबर, आधी नंबर, 1.5 नंबर का फायदा उठाता है। तो प्रमुख रूप से आप इन प्रश्नों को ध्यान दीजिए कि एक नंबर ही आपके लिए आवश्यक है। ठीक, यानी कि बूंद बूंद से ही घड़े का निर्माण होता है। इकट्ठे अगर नल चलता रहेगा तो हमारा घड़ा ऑटोमेटिक भर जाएगा, लेकिन भरने के बाद उसमें पानी बहने लगेगा। तो पानी को मत बहाइए, आप उसको एकत्र कीजिए और अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। उसी प्रकार क्या है, एक खेला है, एक एग्जाम क्या है, एक प्रकार का गेम है, और इस गेम को जो समझ गया उसका मान लो कल्याण हो गया। ठीक, तो यह हुआ था प्रमुख रूप से 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। प्लासी की बात की जाए तो प्लासी एक स्थान है कहाँ का? प्लासी एक स्थान है बंगाल का। ठीक, जो कि आपने सुना होगा सबसे खतरनाक नदी जिसका नाम है हुगली, हुगली नदी के किनारे है। ठीक, प्लासी मैदान। ठीक, इसमें क्या हुआ, इसमें एक अंग्रेज व्यक्ति आया जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या था? लॉर्ड क्लाइव। क्या था? लॉर्ड क्लाइव। और एक व्यक्ति था जो उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था, सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को कहा जाता है बंगाल का नवाब का, बंगाल का नवाब इसे कहा जाता है। ठीक, अब क्या हुआ, प्रमुख रूप से जो हमारे ये लॉर्ड क्लाइव जी थे, लॉर्ड क्लाइव के मन में यह आया कि प्रमुख रूप से जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो वास्तव में जो रह रहे थे वो अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के जो कुछ जमीन थी, जो राज व्यवस्था थी वहाँ की, उन राज्य व्यवस्था को एक प्रकार के कमरे के किराए यानी कि भूमि को टैक्स के रूप में इस राजा को देते थे। मान लो अगर वे 50% टैक्स देते हैं, तो इसके मन में ऐसा आया कि कुछ क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो 50% टैक्स हम सिराजुद्दौला को दे रहे हैं अपनी कंपनी की स्थापना के लिए, उसको कम कर ले। ठीक,
कम कर ले और उसको एक भी रुपया देना पड़े। ठीक, तो उसके मन में ऐसा कुछ विचार आया। तो ऐसा कुछ विचार आया, लेकिन भारतीयों के पास सेना अधिक थी और लॉर्ड क्लाइव के पास अंग्रेज था, तो कितना आदमी जहाज में भर के ले आएगा, 1 लाएगा, 2 लाएगा, या 100 लाएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा विचार बनाया कि क्यों ना इसके किसी साथी से मिल जाए, और साथी से मिलने के बाद प्रमुख रूप से हम सिराजुद्दौला के यानी कि बंगाल के ऊपर क्या कर लें, अपना कब्जा कर लें। तो उन्होंने सिराजुद्दौला के एक जो सेनापति था उसका, उस सेनापति का नाम था मीर जाफर। वो था मीर जाफर था इस सेनापति का नाम, इस सेनापति का नाम था। तो लॉर्ड क्लाइव ने डायरेक्ट मीर जाफर से मिला, डायरेक्ट मीर जाफर से मिला और एक स्पष्ट इससे बात बोली कि आप जीवन भर गुलामी ही करेंगे, आप अगर सिराजुद्दौला का साथ नहीं देंगे, हमारा साथ देंगे, तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे और अपने ऐसो आराम से अपने इस बंगाल को चलाइएगा। अब मीर जाफर इनके कहवे में आ गया, बहकावे में आ गया भाई। अब क्या हुआ, जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, तो एक तरफ लॉर्ड क्लाइव और एक तरफ मीर जाफर। वास्तव में जो सेनापति होता है, सेनापति प्रमुख रूप से उस युद्ध का जो कार्यभार संभालता है, राजा नहीं जाता है। ठीक, तो मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव की सेना क्या हुई, आमने सामने हुई इस प्लासी के युद्ध में। और जैसे ही लॉर्ड क्लाइव ने इशारा किया कि युद्ध करो, तो मीर जाफर तुरंत इसको भाई समझा दिया था कि जैसे ही हम करेंगे तुम हमारे पैर पे गिर पड़ना, ताकि जो आपकी सेना है यह समझ जाए कि आप इस युद्ध को करने के लिए तैयार नहीं है, तो बिना युद्ध किए ही हम युद्ध को जीत जाएंगे। तो मीर जाफर के कहे गए लॉर्ड क्लाइव के कहे गए बात से मीर जाफर ने क्या किया, तुरंत अपने घुटने टेक दिया। और घुटने टेकने के बाद जो उसकी सिराजुद्दौला की सेना थी वह यही सोची कि मीर जाफर क्या हुआ, हार गया और लॉर्ड क्लाइव जीत गया। और जीतने के बाद या सिराजुद्दौला को क्या किया, जान से इसको मार कर इसकी हत्या कर दी। और लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के स्थान पे मीर जाफर को अपनी बंगाल की नवाब की गद्दी पे बिठा दिया। जिससे क्या हुआ, अब देखो इतना बुद्धिमानी से बिठाया इसको कि अगर लॉर्ड क्लाइव ने सोचा अगर हम स्वयं गद्दी पे बैठ जाएंगे तो जब बंगाल की जनता हमारे ऊपर क्या कर देगी, विद्रोह कर देगी। और जाहिर सी बात है कि आपके घर में अगर कोई आके राज्य करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आस पड़ोस सब से मार देंगे। ठीक, तो मीर जाफर को उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया और अपनी सारी बुद्धिमत्ता से इसको अपने हिसाब से सारा काम करवाने लगा। अब क्या हुआ, अब लॉर्ड क्लाइव को बुलावा आ गया इंग्लैंड ब्रिटेन से, वह चला गया। और जाने के बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या था, हेक्टर मुनरो। क्या था, हेक्टर मुनरो था। अब हेक्टर मुनरो आया तो लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि जाइए आप, वह अपने कहे गए सेना अपने कहे गए राजा के हिसाब से अब आपको रहना पड़ेगा। राजा आप जिस काम को हेक्टर मुनरो को बताया लॉर्ड क्लाइव कि आप जोन जिस काम को मीर जाफर को बताएंगे, मीर जाफर वास्तव में वही कार्य को करेगा, क्योंकि यह हमारा बनाया गया क्या है, एक गुलाम है। ठीक, इतनी बात हो गई। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। लॉर्ड क्लाइव हो गए, अब हेक्टर मुनरो। अब मीर जाफर का क्या हुआ, मीर जाफर जो 1-2 साल तक अच्छे से कार्य नहीं किया, जब 2 साल अच्छे से कार्य नहीं किया तो जो उसकी जनता थी वास्तव में वह इसका विरोध करने लगी। और विरोध करने के बाद तुरंत इसको गद्दी से क्या किया, इसे गद्दी से हटा दिया। और हटाने के बाद इसी मीर जाफर के एक दामाद जिसका नाम था मीर कासिम, उस मीर कासिम को उसने बंगाल की जनता ने गद्दी पर बिठा दिया। अब मीर जाफर एक योग्य शासक था, वास्तव में उन्होंने अपने देश के व्रत, अपने बंगाल के निवासियों के व्रत प्रमुख रूप से अनेक कार्य किए थे। अब जब हेक्टर मुनरो आया तो उसके मन में यह था कि जाएंगे तो देखेंगे जो हमारा नियुक्त किया गया राजा होगा वही होगा। लेकिन जैसे ही वह बंगाल पहुंचा तो देखा कि वह क्या है, मीर कासिम उस गद्दी पे विराजमान है। अब इससे हेक्टर मुनरो को क्या हो गई, समस्या हो गई।
तो हेक्टर मुनरो का विरोध किया। हेक्टर मुनरो ने क्या किया, मीर कासिम का विरोध किया और मीर कासिम को फिर हटा दिया और मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया। मीर जाफर का क्या, गद्दी पर बिठा दिया। अब बिठाने के बाद अब मीर कासिम भाई अच्छा था और बंगाल की जनता जब उसका सपोर्ट था, तो उन्होंने क्या किया, इस हेक्टर मुनरो को हराने के लिए अब एक युद्ध हुआ। अब उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। क्या नाम है, बक्सर का युद्ध नाम। यह बक्सर कहाँ पड़ता है, यह बक्सर पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार का एक मैदान क्या है, बक्सर, उस आजकल जिला है। तो इसमें प्रमुख रूप से 1764 में अब क्या किया, 1764 में अब एक तरफ हेक्टर मुनरो, एक तरफ हेक्टर मुनरो और एक तरफ जो था मीर कासिम था। कौन था, मीर कासिम था। अब मीर कासिम ने प्रयास किया था, मीर कासिम ने क्या किया था, प्रयास किया था, लेकिन प्रमुख रूप से हेक्टर मुनरो को हरा नहीं पाया। यानी कि उसके बाद मीर कासिम ने क्या किया, अपने आप की सेना पे लिए था, लेकिन प्रमुख रूप से दिल्ली का जो मुगल साम्राज्य था, उस मुगल साम्राज्य में प्रमुख रूप से उस समय जो राजा हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का भी सहयोग कौन लिया, मीर कासिम लिया। उसके बाद चले आए अपना एरिया जिसका नाम है अवध। अवध में चले आए और अवध में उस समय थे सुआउद दौला। वो था सुआउद दौला थे, सुआउद दौला। उस सुआउद दौला से क्या लिया, सहयोग लिया। और प्रमुख रूप से एक तरफ मीर कासिम जो कि बंगाल का था, एक तरफ दिल्ली का जो शाह आलम द्वितीय था मुगल वंश का, एक अवध का नवाब सुआउद दौला। तीनों सेना एक तरफ, हेक्टर मुनरो एक तरफ। प्रमुख रूप से क्या हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, या हेक्टर मुनरो इसमें भी जीत गया। जब इसमें भी जीत गया तो अब इसमें जीत जाने के कारण क्या हुआ, इसका संपूर्ण सत्ता इसके पास आ गई, यानी कि इन लोगों की। लेकिन प्रमुख रूप से मानवता के हिसाब से देखा जाए कि जो वास्तव में जो भारत के राजा हैं उनका तो कुछ ना कुछ हक ही है। अब कितना भी युद्ध लड़े हार जाएं, लेकिन उनका जो निवास है, मूल स्थान है, उसको तो नहीं ले पाएंगे। तो प्रमुख रूप से लॉर्ड क्लाइव फिर चले, लॉर्ड क्लाइव फिर चले और 1765 में आ गए, 1765 में आ गए। अब 1765 में आ गए तो हेक्टर मुनरो और लॉर्ड क्लाइव, इन दो व्यक्ति अंग्रेज, और इधर मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुआउद दौला, इन तीनों लोगों के साथ इलाहाबाद की क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। संधि मतलब होता है समझौता। और समझौते में एक तरफ कौन था, एक तरफ अंग्रेज था और एक तरफ कौन थे, एक तरफ थे यहाँ के राजा। ठीक, अब दोनों में हो गया। अब दोनों में हो गए तो प्रमुख रूप से इन दोनों का निष्कर्ष यह निकला कि जो भारत की व्यवस्था होगी वह कैसी होगी, द्वैध शासनात्मक होगी। यानी कि इसमें क्या लग जाएगा, अब द्वैध शासन लग जाएगा। द्वैध मतलब होता है दोहरा, क्या होता है, दोहरा शासन। यानी कि अगर प्रमुख रूप से आप 100 रुपये का काम करेंगे तो 50 रुपये तो आप प्रमुख रूप से अपने जेब में रखेंगे और 50 रुपये बच जाएगा। उस 50 रुपये में आप 25 रुपये देंगे भारत के राजा को, आप जहाँ पे निवास करते हैं, और 25 रुपये आप लोग देखेंगे किसको, आप लोग देंगे इस अंग्रेज को। तो इस 25 रुपये के जरिए जहाँ उनको रहने के लिए स्वयं पैसा देना पड़ता था, अब यहाँ से वे कुछ न कुछ अंश प्राप्त करने लगे। तो उनके मन में यह विचार आया, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी गांव में कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होने का आशय पा जाता है तो उसको तुरंत बैठने की क्या आती है, उसका विचार आता है। अगर वह बैठने का भी पा गया है तो प्रमुख रूप से वह लेटने का संपूर्ण रूप से प्रयास करेगा। तो आप सीधा सा मतलब है उस व्यक्ति को बैठने मत दीजिए, यानी कि जो उंगली पकड़ता है वह सिर पर चढ़ जाता है, तो आप उसको उंगली मत पकड़ाइए। ठीक, पकड़ाइए मत। इतनी व्यवस्था हो गई। तो इसको एक बार दोहरा लेते हैं। दोहराते कैसे हैं, एक संपूर्ण रूप से पूछ जाती है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह 1757 में हुआ था। प्लासी कहाँ पे है, प्लासी है बंगाल में। युद्ध किसके बीच हुआ, तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला दौला, जो कौन था, बंगाल का नवाब था। इसमें प्रमुख रूप से हार कैसी हुई, जो इसका सेनापति मीर जाफर था, उससे कारण क्या हो गई, हार हो गई। सिराजुद्दौला बिल लड़े ही युद्ध को जीत लिया। ठीक,
उसके बाद जब वह राजा बन गया तो राजा बन जाने के बाद मीर जाफर क्या हुआ, एक प्रकार के अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली हो गया। प्रमुख रूप से इसके कहे गए कार्य को वह ही करता था। जनता ने क्या किया, जनता ने इसको हटा दिया और इसके दामाद मीर कासिम को बिठा दिया। मीर कासिम एक योग्य व अच्छा शासक था जिन्होंने जनता की भलाई की। और जब लॉर्ड क्ले अपने वतन चला गया तो वहां से हेक्टर मुनरो आया। हेक्टर मुनरो को यह पता था कि अब हम जा रहे हैं तो हमारा जो राजा होगा जिसका नाम है मीर कासिम, मीर जाफर, वह सारी कामों को अच्छी तरीके से कर रहा होगा और हमारे कहे गए काम को ही करेगा। लेकिन देखा वहां पे क्या है, मीर कासिम है। मीर कासिम से उन्होंने क्या किया, प्रमुख रूप से कुछ वाद विवाद किए और मीर कासिम को वह हटा के तुरंत फिर मीर जाफर को बिठा दिया। अब मीर कासिम भैया 2-4 साल तक राजा बन चुके थे। अब क्योंकि 64 और 57 के बीच में 7 साल का अंतर होता है। अब 7 साल में बहुत सारी घटनाएं होगी, ठीक, जो ऐतिहासिक रूप से नहीं लिखी गई हैं, लेकिन आपको उतनी बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा जब आप प्रमुख रूप से उस यानी संविधान को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। केवल नॉलेजेबल के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है वो, ठीक। अब हेक्टर मुनरो आया। अब हेक्टर मुनरो के साथ क्या किया, इन्होंने सोचा कि युद्ध कर लें। अब भाई हमको राज्य अपना लेना है। तो उसकी जो सेना थी वह कमजोर पड़ रही थी। तो उन्होंने जो दिल्ली का मुगल साम्राज्य चल रहा था उस समय क्या थे, शाह आलम द्वितीय जी थे, उनसे प्रमुख रूप से कुछ सेना की मदद मांगी। और प्रमुख रूप से जो हमारा इर्द गिर्द का अवध है, अवध निवासी सियाउद्दौला, ये सियाउद्दौला है, ये सिराजुद्दौला है, दोनों में आप समझिएगा। अब इनसे क्या किए, इनसे ही मदद मांगी। और तीनों सेना एक और एक की सेना एक, तीनों मिलकर कहा, बक्सर का युद्ध जो 1764 हुआ, यानी कि बिहार में दोनों की सेना आमने सामने आई। और प्रमुख रूप से इनको फिर भी हार का मुंह देखना पड़ा। इससे क्या हुआ, लेकिन भारतीय राजनेता, भारतीय राजा होने के कारण, प्रमुख रूप से इनका मूल वंश ही होने के कारण इनको अपनी जो है सत्ता को बचाने के लिए क्या करना पड़ा, अब संधि करनी पड़ी। संधि करने के लिए लॉर्ड क्लाइव फिर आए। लॉर्ड क्लाइव हेक्टर मुनरो के सहयोग से और इधर तरफ जो राजा थे, राजाओं ने इलाहाबाद की संधि की जो 1765 में हुई। अब इनमें अंग्रेज और राजा की जो संधि हुई, इसमें क्या लगा, निष्कर्ष निकल के आया कि अब दोहरी व्यवस्था की जाए, यानी कि द्वैत शासन, यानी कि आधा पैसा हम लेंगे आधा पैसा तुम लोगे, जो प्रमुख रूप से टैक्स दिया जाएगा, ठीक। इतनी बात हो गई, ठीक। अब इतनी बात हो गई तो प्रमुख रूप से अब आगे देखिए। तू जो कह दे अगर तुम जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं, ना रहूं ना जीऊं कोई लम्हा तेरे बिन, जिंदगी है थमी तुझ में ही कहीं, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ, तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। बस आगे देखिए। आगे देखिए, जब प्रमुख रूप से अंग्रेजों को अब कुछ न कुछ जो कर है वो भारतीयों से मिलने लगी, तो इन्होंने प्रमुख रूप से ऐसा विचार बनाया कि क्यों ना हम अपनी कंपनी को एक व्यवस्थित ढंग से चलाएं। तो प्रमुख रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले इन्होंने एक लिखित कानून पेश किया, एक लिखित कानून बनाया। उस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग अच्छा है गलत है आप समझ लीजिएगा। 1773 में इन्होंने प्रमुख रूप से इसको पेश किया। और पेश करने के कारण देखो, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियमित रूप से
एक्ट मतलब होता है कानून, यानी कि नियमित रूप से एक कानून बनाया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बनाया गया था। इसको पेश कब किया गया? तो पेश किया गया 1773 में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है, करोड़ों बार परीक्षाओं में पूछा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो सीधा सा इसका उत्तर होगा कि 1773 में। ठीक, आप डेट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेट ही क्या करता है, हमारे मन में कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। ठीक, अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ बातें लिखी होंगी, जी भैया जी लिखी होंगी। लिखी क्या है? इसमें दो ही बातें प्रमुख रूप से आपको पढ़ने योग्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली बात क्या है? पहली बात, एक बंगाल के गवर्नर का पद आया। बंगाल के गवर्नर का क्या आया? पद आया। ठीक, बंगाल का गवर्नर का प्रमुख रूप से बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी लगी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए एक कोई मालिक होना चाहिए, तो उस मालिक को बंगाल का गवर्नर कहा गया। ठीक, अब इस पद पे एक भोले भाले व्यक्ति को बैठाया गया जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। इतना कठिन कठिन नाम होता है कि शायद कोई बच्चा जल्दी से लिख ले, हम ही नहीं लिख पाते हैं, तुम क्या लिख पाओगे? कभी कभी गड़बड़ा जाता है। हेस्टिंग्स, ठीक, समझ लेना आप। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स का क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर। बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे तरीके से, औपचारिक तरीके से चलाने के लिए बंगाल के गवर्नर का एक पद आया और उस पर एक भोले भाले इंसान को बिठाया गया जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, और प्रमुख रूप से इसमें क्या आया? इसमें एक बात ऐसी लिखेगी कि 1774 में जो सुप्रीम जो कोलकाता है, जो कोलकाता यानी कि उस समय का कलकत्ता, आज समय का कोलकाता, अब हर चीज में चेंजिंग आ रही है। कोलकाता, इस कोलकाता में क्या होगा? एक उच्चतम, क्या होगा? एक उच्चतम न्यायालय की क्या की जाएगी? न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जो कि प्रमुख रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी में हुए विवाद, हुए समस्याएं का निपटारा प्रमुख रूप से करेगा। और इस न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट जो जज बिठाया गया, उन जज का नाम है एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे के साथ साथ 3 और व्यक्ति थे, और एलिजा इम्पे के साथ, यानी कि एलिजा इम्पे मुख्य थे, 3 मुख्य नहीं थे। कुल मिला के 4 सदस्यों, 4 जजों के साथ उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कोलकाता में की गई, जो प्रमुख रूप से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लिखा गया था। ठीक, वास्तव में स्थापना हुई भी, और धीरे धीरे क्या आया? प्रमुख रूप से आप लोगों ने ऐसा जाना होगा कि इसका मतलब समझिए कि जैसे जैसे अंग्रेजों को असुविधा होती गई, ईस्ट इंडिया को चलाने के लिए असुविधा होती गई, प्रमुख रूप से उनकी जो शासन सत्ता थी उसमें भी असुविधा होती गई, तो धीरे धीरे असुविधाओं का सामना करते हुए इन्होंने अपने नियम कानून को बार बार चेंज किया। ठीक, ताकि वे अपने तरीके से उस पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर भारत में रह सके और भारत पर शासन कर सके। ठीक, इस नीति का उन्होंने पालन करते हुए आगे अपनी कार्य योजना बनाई। उसके बाद क्या हुआ? अब इसमें इनका पेट नहीं भरा। अब इसमें पेट नहीं भरा तो उन्होंने 1784 में क्या किया? एक और कानून बना दिया जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट में प्रमुख रूप से 2 बोर्ड की क्या की गई? 2 बोर्ड की स्थापना की गई। एक बोर्ड का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और एक का नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, इन दोनों स्थापना होगी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है जो उस समय ऐसी संस्था के अंतर्गत उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जो राजनीतिक मामले को देखेंगे, यानी कि मार काट, लड़ाई झगड़ा, नियम कानून इत्यादि जितने भी आ जाते हैं राजनीतिक मामले, उनको राजनीतिक मामले को देखेंगे कौन? प्रमुख रूप से जो व्यक्ति कौन होंगे?
जो व्यक्ति होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत। ठीक, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जो प्रमुख रूप से व्यापार के मामले को देखेंगे, व्यापार के मामले को देखेंगे। यानी कि राजनीतिक मामले को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक मामले को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना, यानी कि इन के तहत सदस्यों की नियुक्ति होगी, जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लिखा गया था। ठीक, इन्होंने समय के अनुसार क्या किया, एक नए एक्ट को पारित किया और उसमें कुछ चेंजिंग किए गए अपने लाभ के लिए। ठीक, 1774 वारेन हेस्टिक का, यानी वारेन हेस्टिक की स्थापना, वारेन हेस्टिक आया किस पद के तहत? बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत। ठीक, उसके बाद 1774 में इसी के तहत, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसके प्रमुख रूप से जज बनाए जाएंगे, एलिजा इम्पे अवास्तु में बनाएंगे। ठीक, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद फिर चेंज किया और 1784 में ला दिया पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत 2 बोर्ड की स्थापना की गई, एक का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक का नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करता है? राजनीतिक मामले को देखता है, यानी कि नियम कानून संबंधी इन सभी बातों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता है। और जितने भी व्यापार, यानी कितना पैसा गया, कितना आया, कितना बिक्री हुई, कितना क्रय हुआ, इस सभी मामले को, अगर व्यापार के मामले को प्रमुख रूप से देखने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई, इसका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद फिर यह काफी समय तक नहीं चला, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या आई, चेंजिंग आई। और चेंजिंग के बाद उन्होंने प्रमुख रूप से 1813 में एक नियम लाया जिसका नाम है चार्टर एक्ट। क्या नाम है? चार्टर एक्ट। ठीक, क्या नाम है उसका? चार्टर एक्ट। चार्टर मतलब होता है एक पत्र। क्या होता है? एक पत्र। एक पत्र पर लिखे गए कानून को कहा जाता है चार्टर एक्ट। ठीक, जो चार्टर एक्ट आया वो आया था 1813 में। इसमें भी प्रमुख रूप से कुछ बातें थी। तो प्रमुख बातें यह की गई थी, जो कंपनी का एकाधिकार होगा, कुल मिला के EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार होगा, वह एकाधिकार को प्रमुख रूप से 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, 20 वर्ष तक क्या किया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। एकाधिकार का मतलब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो आगे भी चलेगा, यानी कि 20 साल तक वह भारत में और प्रमुख रूप से व्यापार करेंगे, इस नियम के तहत लाया गया। ठीक, और प्रमुख रूप से इसमें यह जोड़ा गया कि जो पादरी हैं, जो पादरी हैं, उन पादरी को भारत में आने का क्या मिल गई? अनुमति मिल गई। भारत में आने की क्या मिल गई? आने की अनुमति मिल गई। अनुमति का मतलब यह हुआ कि इससे पहले जो पादरी लोग थे, पादरी मतलब कुल मिला के सिख धर्म को मानने वाले, जैसे हम क्या हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, प्रमुख रूप से जो मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को मानने वाले, वैसे पादरी वे होते हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। और वास्तव में जो पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर कोई धर्म माना जाता है तो वह धर्म माना जाता है ईसाई। ठीक, तो पादरी आए। इससे पहले भारत में पादरी नहीं थे, यानी जब पादरी आए तभी ईसाई धर्म का क्या हुआ? यहाँ पे उद्भव हुआ। तो भारत में इनको आने की अनुमति दी गई 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और प्रमुख रूप से क्या हुआ? प्रमुख रूप से यह हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करती रहेगी, साथ साथ ब्रिटेन के और भी जो कुछ बड़े व्यापारी होंगे, ब्रिटेन के जो व्यापारी होंगे, वे भी भारत से व्यापार कर सकते हैं। ठीक, यानी कि जो कंपनी है, कंपनी मतलब होता है संगठन। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी ड्रिंक करता है, बोलता है चल भैया हमें क्या दे, हमें कंपनी दीजिए। कंपनी मतलब सहयोग, एक चस तुम एक चसम लो, चलो जाम पे जाम चले, सुबह शाम चले। ठीक, तो कंपनी क्या होता है? कंपनी मतलब होता है संगठन। क्या होता है? संगठन। तो आप लोगों ने इस कंपनी का मतलब नहीं समझा होगा। कंपनी कुछ नहीं है, जो मान लीजिए वहां जब ये लोग भारत में आ रहे थे तो डायरेक्ट जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के शासक तो आएंगे नहीं कि बोल चल भैया उठ के हम व्यापार करेंगे वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन वाले ने वहां के कुछ प्रमुख रूप से जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं, जो अरबों खरबों में चलते हैं, उनका एक संगठन बनाया।
यानी कि सिंपली बात मान लीजिए, आप कोई व्यापार करते हैं, अगर बड़ा व्यापार कर रहे हैं तो आप प्रमुख रूप से उसमें अकेले भागीदार नहीं होंगे, अपने साथ 2 और पार्टनर को लेंगे। यानी कि अगर 2 लाख का करना है 50 लाख तुम, और 2 लाख करना है 50,000 तुम, 50,000 तुम, 50,000 तुम, 50,000 तुम, यानी 4 पार्टनर को बनाएंगे और प्रमुख रूप से 2 लाख का धंधा करेंगे। उसी प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह ब्रिटेन के लोगों का एक समूह है जो प्रमुख रूप से बड़े बड़े हैं, ठीक, तो उनको मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। यह मतलब समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब कोई बड़ा सा बिल्डिंग, ठीक, व्यक्तियों का समूह। और प्रमुख रूप से इस एक्ट के तहत जो बड़े बड़े बिल्डर होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, वो जो प्रमुख रूप से पहले से आए हैं वे करेंगे। साथ साथ अब ब्रिटेन के कुछ आम आदमी भी अगर चाहें तो भारत से व्यापार कर सकते हैं, इसमें लिखा गया। और प्रमुख रूप से एक बात यह लिखा गया कि जो भारत के साथ व्यापार होता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो भारत के साथ व्यापार होता है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह बंद कर दिया जाए, ठीक, वह बंद कर दिया जाए। यह प्रमुख रूप से इस एक्ट में लिखा गया। यानी कि देखो कैसे, जब आप किसी से बोलते चालते हैं या किसी से बात करते हैं तो आप सारी कमियां या सारी खूबी उसको अंदर जो है पहचान लेते हैं। यानी कि अगर आप व्यापार भारत के साथ करेंगे तो भारत के लोग कितना मूर्ख तो है नहीं, ये तो समझते हो, ठीक, क्या करेंगे वो जब व्यापार करने के इस तौर तरीके से प्रमुख रूप से आपको जान लेंगे और जानने के बाद आपको यहाँ से जानने का क्या कर देंगे, सुझाव देंगे। अगर नहीं जानेंगे तो ठा लट भैया चल, समस्या हो जाएगी। तो इससे क्या किया उन्होंने, उनके मन में आया कि क्या करें कि भारत के साथ व्यापार ही बंद कर दें। जब भारत के साथ व्यापार बंद कर देंगे तो प्रमुख रूप से उनसे बोलना चालना न कुछ क्या करेंगे, आराम से आप ही राज करेंगे। और क्या किया उन्होंने, केवल पूर्वी देश यानी कि यूरोप वाले, और साथ साथ केवल एक ही देश जिसका नाम है चीन, और चीन के साथ केवल चाय के व्यापार का क्या लिया, व्यापार की अनुमति की गई, ठीक। यानी कि कोई और महाद्वीप का व्यक्ति ना आ पाए, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान के साथ साथ ये सब ना आ पाए। प्रमुख रूप से पूर्वी देश यानी कि चाहे यूरोप का कोई भी देश, चाहे वह फ्रांसीसी हो, चाहे वह स्वीडिश हो, चाहे वह डेन हो, चाहे जो हो, लेकिन कहाँ का हो, पूर्वी हो। और साथ साथ केवल एक ही अपवाद के रूप में चीन को लिया। और चीन को कह लिया क्योंकि उनको पास उनके चाय की आवश्यकता थी, और चाय प्रमुख रूप से क्या होता है, चीन में होता है। इसलिए चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ प्रमुख रूप से क्या होगा, भारत में व्यापार होगा, अन्यथा किसी भी देश का व्यापार इसमें नहीं होगा। इनकी यह रणनीति थी, ठीक। आप इसको एक बार दोहरा लीजिए, बड़ा सरला है। तो सरला कैसा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया बहुत पूछा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। इसके तहत 2 बातें लिखी थी, प्रमुख रूप से यह बातें लिखी थी कि जो बंगाल का गवर्नर होगा उसका एक पद होगा, और इस पद पर जो व्यक्ति बैठेगा वो संपूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने का श्रेय रखेगा। उसके पद पे एक भोला भाला बच्चा बैठाया गया जिसका नाम, बच्चा नहीं है वयस्क है, जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। उसके बाद इसी रेगुलेटिंग एक्ट में यह लिखा गया कि 1774 में क्या होगा, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी, कहाँ पे, जो कि कोलकाता में। इसके तहत जो सारी मामले होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देखे जाएंगे, और इसके जगह रखे जाएंगे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। प्रमुख रूप से रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग मतलब एक नियमित रूप से चलाने के लिए एक्ट आ गया, ठीक। 1784 में क्या आया, एक पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके तहत 2 बोर्ड थे, पहला बोर्ड था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करता था, प्रमुख रूप से राजनीतिक मामले को देखता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, प्रमुख रूप से व्यापारिक मामले को देखता था। उसके बाद फिर उनके मन में कुछ रह नहीं गया, फिर उन्होंने बदलते हैं, ठीक, बदला और ला दिया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या करता है, यह प्रमुख रूप से कंपनी को यह एक अधिकार देता है कि 20 साल तक भैया कंपनी हम व्यापार यहाँ पे और करेंगे। उसके साथ क्या होता है, उन्होंने जो पादरी थे, पादरी मतलब वह व्यक्ति जो ईसाई धर्म को मानते हैं, उनको भी भारत में आने की अनुमति दे दी गई, और यहाँ पे वे आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। और इसी के तहत एक बताओ लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो करेगी, साथ साथ ब्रिटेन के कुछ आम नागरिक भी आके क्या करेंगे, यहाँ व्यापार कर सकते हैं, इसकी भी आज़ादी उन्हें दी गई। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद यह किया गया कि जो भारत के साथ व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बंद कर दिया गया, ठीक। बंद करने का कारण मुख्य यही था
कि अगर बोले चलेंगे तो क्या होगा, इनकी नस्ल इनको पकड़ में आ जाएगी भारतीयों के, इसलिए इनको बंद कर दिया। और इस एक्ट में बताया गया कि जो व्यापार होगा केवल पूर्वी देशों से होगा और केवल एक ही अपवाद के रूप में चीन से होगा, वो भी चाय के लिए। अगर वास्तव में चाय के साथ चाय की खेती चीन में नहीं की जाती तो शायद यहाँ पे चीन भी प्रतिबंधित किया जाता। ठीक, इतनी बातें 1813 के चार्टर एक्ट में लिखी गई। उसके बाद यही चार्टर एक्ट को आगे फिर लाया गया। उसको देखिए, जो व्यक्ति इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक, SS स्क्रीनशॉट शॉर्टकट हो गया। देखिए, अब क्या है, अब 1833 में एक और आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट। क्या आया? चार्टर एक्ट। अब यह चार्टर एक्ट क्या था? ठीक, प्रमुख रूप से अब इसमें ऐसा महसूस होने लगा कि जो व्यापार हो वह व्यापार बंद हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने का फैसला कर लिया। बंद करने का क्या किया? बंद करने का निर्णय ले लिया कि भैया अब यह कंपनी चल नहीं पाएगी, इसको बंद करते हैं। ठीक, अब बंद करने के बाद अब क्या होगा? अब केवल एक ही मुद्दा है कि भारत पे क्या करें, हम शासन करें। ठीक, तो शासन करने के लिए अब फिर वे जो बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाए थे उसका पद खत्म कर लिए। अब बंगाल के बाद पूरे भारत का गवर्नर जनरल की उन्होंने नियुक्ति की। एक पद लाया, उस पद का नाम है भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, और जो वारेन हेस्टिंग्स था वो बंगाल का था लेकिन ये पूरे इंडिया का है। इस पद के तहत एक भोले भाले इंसान को बिठाया गया जिसका नाम है विलियम बेंटिक। क्या नाम है? विलियम बेंटिक। ठीक, विलियम बेंटिक। और इसके बाद एक बात और आई, संपूर्ण नियम कानून को एक अच्छे तरीके से बनाने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से जो चल रही है थोड़ा मोड़ा उसको चलाने के लिए और भारत पर शासन करने के लिए एक समिति बनाई। उस समिति के अध्यक्ष थे मैकाले, इसलिए मैं इसे कहा गया मैकाले समिति। मैकाले समिति, यही मैकाले समिति है जो हमें आज इंग्लिश पढ़ने में मजबूर करती है। प्रमुख रूप से हमारे जो मूल भाषा थी वह मूल भाषा क्या? संस्कृत थी, हिंदी थी। लेकिन इस मैकाले समिति ने क्या किया कि एक नई शिक्षा नीति भारत में जोड़ दी और इस शिक्षा नीति के तहत आज हमें अंग्रेजी पढ़ना क्या है? अनिवार्य है। अगर आज मैकाले नहीं आता तो व्हाट इज ABCD, व्हाट इज कैट, व्हाट इज डॉग, आई नो कैट। ठीक, इस सब को हम नहीं जानते। तुम किम गच्छा, तुम किम आकरोत, ये सब अब तक हम बोलते होते। ठीक, संस्कृत भाषा। यानी कि मैकाले आयोग आया। मैकाले आयोग ने भारत पर शासन करने के लिए प्रमुख रूप से कुछ बाध्यता बनाई और जो भारत के पढ़ने की जो नीति थी, शिक्षा नीति थी, उसको चेंज कर दिया और प्रमुख रूप से अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य कर दिया। उसके बाद मैकाले ने क्या, मैकाले के साथ साथ ये जो चार्टर एक्ट था ये कुछ अच्छा भी किया। प्रमुख रूप से जो दास व्यवस्था थी, दास प्रथा यानी कि गुलाम करने की, और जो सती प्रथा थी, ठीक, सती प्रथा, इसको पूर्णतः क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक, क्या कर दिया गया? इसको पूर्णतः बंद कर दिया गया। एक प्रकार का दास सती क्या है? सती मतलब ऐसे, देखो भारत प्रमुख रूप से अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दाग धब्बे हैं जैसे चंद्रमा तो इतना खूबसूरत है लेकिन उस पर केवल कुछ ऐसे धब्बे होते हैं जो उसको बदसूरत बनाने का काम करते हैं। ऐसे भारत एक अच्छा व समृद्ध देश है लेकिन कुछ ऐसे इसमें धब्बे हैं जो भारत को मजबूरन ही नीचे दिखाने का कार्य करते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि दास प्रथा थी, यानी कि लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उनसे काम बड़ा जबरदस्ती रहा जाता था। और साथ साथ सती प्रथा थी। सती प्रथा एक ऐसी व्यवस्था थी, वास्तव में पहले तो बाल विवाह,
यानी कि छोटी सी उम्र में उस बच्ची का विवाह होता था। अब विवाह हो जाने के कारण अगर किसी दुर्भाग्यवश उसके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो वास्तव में जो छोटी सी बच्ची है उस बच्ची का संपूर्ण जीवन की बात की जाए, उसको उस पति के साथ बिठा के उसको जला दिया जाता था। तो ये क्या है, एक प्रकार का दाग धब्बा तो हमारे देश में है, तो इसको बंद कर दिया। एक प्रकार का अच्छा काम था। इसको बंद करने के लिए हमारे जो आधुनिक भारत के पिता हैं, जिसको कहते हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने क्या किया, ठीक, इसको बंद करने के लिए प्रमुख रूप से प्रयास किया। ठीक, कुछ प्रमुख बातें याद थी। उसके बाद बात की जाती है 1853 की। 1853 चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया, इस चार्टर एक्ट में यह किया गया कि जो कार्य कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उस कंपनी में कार्य करने के लिए अब उनको परीक्षा देने की आवश्यकता होगी। यानी कि इसे लल्लू पंजू नहीं जाएंगे, अब प्रमुख रूप से हमें अब परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा पास करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, तो इन सभी बातों को क्या किया गया, इस चार्टर एक्ट के तहत बताया गया। प्रमुख रूप से देखो आपको पढ़ाई कितना गया, तीन का थी, 5। पहला क्या था, पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। 53 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने का निर्णय ले लिया गया। उसके बाद संपूर्ण भारत पर राज करने का कुछ एक नियम कानून बनाया गया, जिसके तहत एक पद को और जोड़ा गया, जो बंगाल का था उसे भारत तक किया गया, और उस पर बैठे लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक समिति आई जो प्रमुख रूप से देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाएगी। उस समिति के अध्यक्ष मैकाले थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मैकाले समिति रखा गया। मैकाले समिति ने ही हमको इंग्लिश का क्या दिया है, पाठ सिखाया है। प्रमुख रूप से कुछ अच्छे काम है, सती प्रथा और प्रमुख रूप से दास प्रथा भी इसके अंतर्गत बंद किए गए। ठीक, और सती प्रथा को बंद करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, जो इसमें लिखा था उन्होंने इसको क्या किया, निभाया केवल। प्रमुख रूप से 1853 में क्या किया गया, 1853 में कहा गया जो ईस्ट इंडिया के कर्मचारी होंगे, कर्मचारी वैसे नहीं भर जाएंगे, प्रमुख रूप से उनको परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा पास करने पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होगी, उनकी नियुक्ति होगी। ये सब जो थे ना, वास्तव में जो ये 4-5 पढ़ाए गए, 1773 का, 1784 का, 1813 का, 1833 का और 1853 का, ये वास्तव में प्रमुख रूप से इसका जो नियंत्रण कर रहे थे, वहाँ की संसद, ब्रिटेन की संसद कर रही थी। ठीक, ब्रिटेन की संसद कर रही थी। यानी कि कुल मिला के ये जो नियम कानून बन रहा था, ये नियम कानून केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए ही बन रहा था। लेकिन क्या हुई कि इतने ही समय में भारतीयों ने इनकी जो पहचान लिया, और जगह जगह पे भारी मात्रा में क्या करने लगे, विरोध करने लगे। और जैसे ही विरोध किए तो इसी बीच क्या गया, 53 के बाद 57, आप लोगों ने भीषण रूप से पढ़ा होगा, एक भव्य तरीके से 1857 की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति। क्या किया, भारतीयों ने बड़े रूप से क्या कर दिया, इनका विद्रोह कर दिया, और इनको पता चल गया कि अब भारत में रहना हमारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो प्रमुख रूप से अब ये कंपनी को पूर्णतः लॉक कर दिए, और भारत पे शासन करने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई, और इस नीति में वे सफल हुए। और अब ये नियम कानून बनाएंगे, वो नियम कानून बनाएंगे भारत पे शासन करने के लिए, जिसको कहा जाएगा भारत शासन अधिनियम। ठीक, आज के लिए बस इतना ही काफी। प्रमुख रूप से हमारी इस वीडियो को आपसे कुछ न कुछ आपको इससे सीख मिली होगी। वास्तव में जिस बच्चे ने इसको अपने मन से देखा इस पूरी वीडियो को, उसके मस्तिष्क में यह सेव हो जाएगा, क्योंकि चीजें जब एकदम व्यवस्थित लिखी जाती है ना, डेट समय से, और साथ साथ इनको कुछ न कुछ उनके बारे में बताया जाता है, तो हमारे मस्तिष्क में क्या होती हैं, बैठ जाती हैं। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।